अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर शाहिद जुल्फ़िकार और मैं आपको जुल्फ़िकार केमिस्ट्री एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हम लोग गुज़िश्ता लेक्चर्स में ये बात कर चुके हैं कि जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनकी अफेक्टिव कोलिजन्स के नतीजे में प्रोडक्ट जो है वो बनता है। अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आया कि अफेक्टिव कोलिजन्स क्या होती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास डिफरेंट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स हर वक्त ना सिर्फ आपस में बल्कि जिस ऑपरेटर्स में, जिस सिलेंडर, कंटेनर या फ्लास्क के अंदर जिसमें इन्हें रिएक्ट करवाया जा रहा है, ये उसके साथ भी कोलाइड करते हैं। तो क्या इनकी तमाम कोलिजन्स जो हैं वो अफेक्टिव कोलिजन्स हैं? तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। तो फिर आया कौन सी कोलिजन्स हैं जिनको हम अफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं? तो यहाँ देखिएगा, अफेक्टिव कोलिजन्स के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, रिएक्टेंट्स रिक्वायर सफिशिएंट एनर्जी, एंड नंबर टू, प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी अगर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि रिएक्टेंट के जिन एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाने के बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है, उनकी डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। यानी अगर ये ग्रीन एटम ब्लैक एटम से बॉन्ड बनाकर नया प्रोडक्ट बनाने वाला है तो फिर इनकी डायरेक्शन इस तरह की होनी चाहिए कि ग्रीन एटम ब्लैक एटम को फेस करे ताकि इनके दरमियान अट्रैक्शन बिल्डअप हो सके। नंबर टू, क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं जब ये रिएक्टेंट की फॉर्म में है तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो जब इन्होंने आपस में नए बॉन्ड बनाकर प्रोडक्ट बनाना है तो उस वक्त इनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम होना जरूरी है ताकि ये एक दूसरे को मैक्सिमम अट्रैक्ट कर सके। तो फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए उस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो यानी इनको जो पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी इनके पास हो और फिर जिन एटम्स ने बॉन्ड बनाकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है उनकी डायरेक्शन भी प्रॉपर हो, तो तब ये क्या करते हैं, अफेक्टिवली कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, चलें एक और केस देखते हैं। ग्रीन एटम ने इस रिएक्टेंट के ब्लैक एटम के साथ बॉन्ड बनाना है, लेकिन वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट हैं, एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लिहाजा उनके दरमियान प्रॉपर अट्रैक्शन बिल्डअप नहीं हो सकती न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसका मतलब यह है उनकी डायरेक्शन प्रॉपर नहीं। गोया के जब वो करीब आएंगे तो ये रेड एटम भी ब्लैक एटम को अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन उतना नहीं जितना ग्रीन ब्लैक को करेगा। इसी वजह से इनके दरमियान जब अट्रैक्शन, माइन्यूट अट्रैक्शन बिल्डअप होगी तो उससे पोटेंशियल एनर्जी तो इनमें पैदा हो जाएगी, यानी सफिशिएंट एनर्जी तो होगी, लेकिन परफेक्ट ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन ना होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो उसके नतीजे में ये बाउंस बैक कर जाएंगे, यानी नए बॉन्ड्स नहीं बनेंगे जिसके नतीजे में प्रोडक्ट बने। तो इस तरह की कोलिजन जिसमें न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, सफिशिएंट एनर्जी तो होती है लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होती, डायरेक्शन रिएक्टेंट के अंदर मौजूद एटम्स की प्रॉपर नहीं होती, तो लिहाजा उसमें प्रोडक्ट नहीं बनता, तो ऐसी कोलिजन्स को इनअफेक्टिव कोलिजन्स कहा जाता है। कहता है
कि जो अफेक्टिव कलियंस हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट को बनाती हैं, तो लिहाजा अफेक्टिव कलियंस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि डिफरेंट रिएक्टेंट्स के एटम के दरमियान अट्रैक्शन बिल्डअप हो, बॉन्ड फॉर्मेशन हो और वो प्रोडक्ट बनाएं, तो अफेक्टिव कलियन के लिए जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी है उसे ही हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। E से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम अपनी डेफिनेशन को देखते हैं। द मिनिमम अमाउंट कहता है कि कम से कम मिकदार ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर अफेक्टिव कलियन, अफेक्टिव कलियन के लिए जो एनर्जी की कम से कम मिकदार दरकार है उसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जो है वो समझ आ गई होगी। तो अब हम इसे जनरल रिएक्शंस और हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो है वो एक रिएक्शन, उसकी मदद से मजीद समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि जनरल रिएक्शन में हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसमें ए एटम आपस में बॉन्डेड है, दूसरे रिएक्टेंट में बी एटम आपस में बॉन्डेड हैं। अब ये दोनों अगर अफेक्टिवली कोलाइड करते हैं तो उसमें क्योंकि बी ने ए के साथ बॉन्ड बनाना है तो इनकी डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए कि बॉन्ड बनाने के लिए बी ए के सामने मौजूद हो, यानी वो उसको फेस कर रहा हो, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बिल्डअप हो। एक तो ओरिएंटेशन हो गई। दूसरी बात जिसे हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा, जो पोटेंशियल एनर्जी दरकार है, वो क्यों दरकार है जरा वो भी देखें। यहां पर खाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। और काइनेटिक किस सूरत में चाहिए? ए ने आपस में बॉन्ड बना रखा है, इनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी पहले से मौजूद है। अब इनके बॉन्ड को ब्रेक करना है ताकि ए दूसरे रिएक्टेंट के बी से बॉन्ड बना सके, तो ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकेज रिक्वायर्ड है। इसी तरह बी ने बी से बॉन्ड बना रखा है, अगर बी ने ए से बॉन्ड बनाना है तो बी और बी के दरमियान बॉन्ड जो है उसकी भी ब्रेकेज रिक्वायर्ड है। तो बॉन्ड जब बना है तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी है, बॉन्ड टूटेगा तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब ओल्ड बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होंगे। बी का बॉन्ड ए का बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो तब यहां देखें ए का बॉन्ड बी का बॉन्ड, जब ये दोनों ब्रेक होंगे, मैंने इसे रेड से रिप्रेजेंट किया है, तो तब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जबकि ए और बी के दरमियान जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उस वक्त इनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का होना जरूरी है अट्रैक्शन के पर्पस के लिए। तो यानी इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रेड वाले जो न्यू बॉन्ड हैं जो बनेंगे ए और बी के दरमियान जो न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है कि वो उनके दरमियान मौजूद काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू अट्रैक्शंस जो है वो डेवलप होंगी। लिहाजा अगर ये दो काम हो जाते हैं कि भाई ए और बी आपस में सामने हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी अगर जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी भी मिल जाती है, तो फिर ये दोनों रिएक्टेंट आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर ओल्ड बॉन्ड जहां वीक हो रहे होंगे वहीं पर न्यू बॉन्ड्स बन भी रहे होंगे। ना तो पूरी तरह न्यू बॉन्ड्स जो है वो बने होंगे और ना ही पूरी तरह जो है वो ओल्ड बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हुए होंगे। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कहा जाता है। जैसे ही ये बन जाएगा उसके बाद पुराने बॉन्ड्स के टूटते ही नए बॉन्ड बन जाएंगे और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसे हम शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। ये बहुत ही थोड़े एक छोटे लम्हे के लिए ये स्टेट बिल्डअप होती है जिसके फौरन बाद प्रोडक्ट बन जाता है। आइए इसे हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है H2 के मॉलिक्यूल में
और क्लोरीन क्लोरीन से बॉन्डेड है Cl2 के मॉलिक्यूल में, तो अगर इन्होंने HCl बनाना है तो H को Cl से रिएक्ट करना है। रिएक्ट करने के लिए इफेक्टिवली कोलाइड करना होगा जिसमें H और Cl एक दूसरे को फेस करें, यानी इनकी डायरेक्शन आपस में कोलाइड करते हुए प्रॉपर हो। फिर उसके बाद इन्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकेज के लिए, और इन्हें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के लिए। तो लिहाजा ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाने के बाद, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाने के बाद, काइनेटिक एनर्जी मिल जाने के बाद, यानी ओल्ड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी मिल जाए और उनकी ब्रेकेज के लिए, ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकेज के लिए काइनेटिक एनर्जी मिल जाए और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए, और इनके दरमियान प्रॉपर जो है वो डायरेक्शन हो, तो फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने कहा ये शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट स्टेट है जिसके फौरन बाद हमारे पास H और H के Cl और Cl के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और रिजल्टेंटली प्रोडक्ट यानी HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। आइए जरा कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं उनकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमूमन हम जानते हैं हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हैं, नंबर 1 एक्सोथर्मिक रिएक्शन और नंबर 2 एंडोथर्मिक। एक्सो मीन आउटसाइड, ऐसे रिएक्शन जिसमें ओवरऑल एनर्जी इवॉल्व होती है, और एंडो मीन इनसाइड, ऐसे रिएक्शन जिसमें ओवरऑल एनर्जी रिएक्टेंट के अंदर आती है यानी एब्जॉर्ब होती है, सिस्टम में एंटर होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि रिएक्टेंट जो हमारा है वो पहले ही हाई एनर्जी पे होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल रिएक्टेंट के अंदर जो एटम मौजूद होंगे उनके दरमियान वीक बॉन्ड होंगे, जिनकी ब्रेक डाउन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकेज के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो इनको काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे उन्हें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मतलब न्यू बॉन्ड्स बनाने का पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड है, तो हम इसे पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते हैं। नए बॉन्ड बनाने का जो पोटेंशियल चाहिए उनको, उस एतबार से ये जो एनर्जी इनको रिक्वायर्ड है उसे पोटेंशियल एनर्जी कह लेते हैं। लेकिन क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने हैं, एटम्स को आजाद करना है, तो फिर इन रियल तो हम उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स को, ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से ज्यादा ही होगी। अब जब ज्यादा है मतलब एब्जॉर्ब होगी, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है उसे हमेशा प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल रिएक्टेंट है, हाई एनर्जी पर है पहले से ही, इसीलिए ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, यूजुअली रिक्वायर्ड लो एनर्जी, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनना है वो ज्यादा स्टेबल बनना है, इसीलिए वो लो एनर्जी पर बनेगा, जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट के मुकाबले में कम होगी, जो रिएक्टेंट के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट के मुकाबले में कम होती है। अब यहां पर हमारे पास दो तरह की एनर्जीज हैं, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान एनर्जी का गैप, और एक एनर्जी जो ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एब्जॉर्ब की गई। जो एब्जॉर्ब की गई वो है एक्टिवेशन एनर्जी, और जो गैप है रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई, प्रोडक्ट की लो, तो फिर इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। तो लिहाजा ये ग्राफ हमारे पास एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के दरमियान था। सेकंड ग्राफ को भी हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं रिएक्टेंट लो एनर्जी पे है, वाई एक्सिस पे एनर्जी को लिया गया, रिएक्टेंट लो एनर्जी पे है, जबकि प्रोडक्ट हमारा हाई एनर्जी पे बना है। हम लोग देख सकते हैं कि यहां रिएक्टेंट से यहां तक जहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है वहां तक बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो बहुत स्टेबल होता है।
स्टेबल रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसको एक्टिवेट करने के लिए, ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए काइनेटिक एनर्जी जो चाहिए, जो एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशनल एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो बड़ी मिकदार में चाहिए। जबकि उसके बाद जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो क्योंकि प्रोडक्ट अनस्टेबल है तो लिहाजा उसके बॉन्ड इतने मजबूत नहीं बनेंगे और इसी वजह से वो हाई एनर्जी पर ही बनेंगे। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के मुकाबले में ज्यादा होगी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मुकाबले में अनस्टेबल होगा। ओवरऑल एनर्जी का जो फिनोमिना है उसको देखें तो इसमें मजबूत बॉन्ड टूटे हैं, इसीलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन यूजुअली रिक्वायर्ड हाई एक्टिवेशन एनर्जी। जबकि अगर हम देखें कि इसमें क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, यानी डिफरेंस जो एनर्जी का है दोनों के दरमियान, चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी बड़ी है, सिस्टम में एनर्जी आई है, तो चेंज इन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होगी यहां पर हमारे पास। लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। काफी हद तक हम इससे मुताल्लिक जो है वो बात कर चुके हैं कि चेंज इन एंथैल्पी क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो चेंज इन एंथैल्पी। चैप्टर 7 में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं और आपको याद होगा कि आपने इसे जो है वो डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया था। जबकि ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकेज के लिए और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, अफेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी दरकार है उसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा जाता है, इसे EA से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा एच को फाइंड आउट करने के लिए हम एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज हैं, यानी इंटरनल एनर्जी, और जो उस एनर्जीज के नतीजे में वो सिस्टम वर्क डन करता है, अगर हम उसका सम लें तो E प्लस पी डेल्टा वी वर्क डन और E इंटरनल एनर्जी, दोनों का सम हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस प्रोवाइड करता है। जबकि आर्हेनियस इक्वेशन, जो कि अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो लिहाजा इसको अभी सिर्फ हम यहीं तक देखेंगे, डिटेल में पूरी आर्हेनियस इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली अगर ग्राफ से स्लोप को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 इनटू रियल गैस कांस्टेंट R के साथ, तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा चाहिए उतनी देर से एक रिएक्टेंट जो है वो अफेक्टिवली कोलाइड करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उतनी ही देर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है रिएक्शन का रेट स्लो होना, और जितनी जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो जाएगी, थोड़ी होगी, तो फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्द बनेगा, अफेक्टिव कोलिजन जल्द होगी, प्रोडक्ट जल्द बनेगा, यानी रेट फास्ट होगा। एक्टिवेशन एनर्जी अगर वो कहता है कि उसकी वैल्यू लो है तो फिर रेट फास्ट, अगर हाई वैल्यू है तो फिर रेट स्लो। तो अमूमन एंडोथर्मिक जो प्रोसेस है वो स्लो और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो अमूमन फास्ट होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कि एंथैल्पी आपने देखा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी गैप पॉजिटिव भी हो सकता है जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी गैप नेगेटिव भी हो सकता है जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, हमेशा रिक्वायर्ड है, इसीलिए ये हमेशा सिर्फ पॉजिटिव होगी। जहां मैंने अभी आपको स्पीड से मुताल्लिक बताया तो बात बताता चलूं कि अगर कोई हमें क्वांटिटी जो है वो रिएक्शन की स्पीड से मुताल्लिक बताने में कामयाब होती है तो हम कहते हैं कि वो हमें रिएक्शन का पाथवे बता रही है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है आल्सो प्रोवाइड पाथवे ऑफ रिएक्शन। लास्ट पॉइंट अगर देखें इस डिफरेंस का तो वो है थर्मोडायनामिक्स, यानी ये एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है जो हम एनर्जी चेंज देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान, ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। इसको उसी में डिस्कस किया जाता है। चैप्टर 7 में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। जबकि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, क्योंकि ये रेट से कनेक्टेड है, उससे लिंक है, तो हम इसे रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं और उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
हमारा आज तक का लेक्चर बच्चों यहीं तक। उम्मीद है आपको जो है वो अच्छे से इस लेक्चर की समझ आई होगी, आपके लिए आसान रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हों जिन्हें क्लियर करना चाहें आप, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि फर्दर आपको इसी तरह के लेक्चर मिलते रहें। आज तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे।